नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विधवा सास ने कर दिया कुछ ऐसा कि बेटी बहू भी दंग रह गई। माँ आपसे कितनी बार कहा है कि आद्या को ऐसी बेकार की बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा अमित अपनी माँ सरोजी पर भड़कते हुए बोला तो वह चौंक गई। पर बेटा, मैंने ऐसा क्या सिखा दिया आद्या को जो तुम इतने नाराज हो रहे हो। इतने में उनकी बड़ी बहू नीतू बाहर निकली और कहने लगी, माँ जी, आज सुबह से ही आपके गांव की भाषा में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है। हमारी बच्ची, हम उसे इतने महंगे इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छी से इंग्लिश सीख पाए और आगे उसका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो सके। लेकिन आप हैं कि हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेरने पर तुली हुई हैं। सरोज जी हैरानी से अपने बेटे और बहू की बातें सुनती जा रही थी और इतने में बहू अपने पति अमित से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ की गवारों वाली भाषा हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी। न जाने इसके लिए हमने क्या क्या सपने देखे हैं। अपनी माँ से कहिए कि ये आद्या से जरा दूर ही रहे। सरोज देवी जी काफी देर से अपनी बहू की बदतमीजी भरी बातें सुनती जा रही थी। बड़ा बेटा अमित भी सामने चुपचाप खड़ा था। 6 महीने पहले ही पति का देहांत का गम झेल चुकी सरोजी आए दिन अपनी बहू के ताने सुनती रहती। सरोजी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे अमित की एक बेटी है जिसे सब लोग प्यार से आद्या बुलाते हैं और छोटे बेटे रोहित की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई है। कई दिन पहले की बात थी। सरोजी अक्सर काम करते हुए अपनी गाँव का लोकगीत गुनगुनाए जा रही थी और इन गीतों के साथ जुड़े अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लिया करती थी। एक दिन आद्या ने अपनी दादी को ये गीत गाते हुए सुन लिया और उसे कुछ शब्दों को रट लिया, जिस कारण से बड़ी बहू ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रखा था। ये मुद्दा तो केवल एक बहाना था, अपनी सास पर रोक जमा कर रखने के लिए किया करती थी। बहू जानती थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, इसलिए उन्हें दबाकर रखने के लिए वह आए दिन कोई न कोई मुद्दा उठाकर क्लैश शुरू कर देती और अमित को हमेशा अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी की देखा देखी छोटी बहू भी अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। पति की मृत्यु के बाद सरोजी बेचारी घर में अकेली पड़ गई थी और सोचती रहती कि जाए तो कहाँ जाए। इसलिए सरोजी अपनी होठ सीकर रहना ही उचित समझती थी। वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ था कि जब सरोजी को कम पढ़ा लिखा होने के कारण बातें सुनने को मिली हो। सरोज गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, जहां अंग्रेजी विषय पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था। ऊपर से गांव में रहने के कारण उनकी भाषा में ग्रामीण शब्दों का प्रवाह था। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें अपनी नंदों से देहाती और गंवार होने के ताने मिलते रहते थे। लेकिन जब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा माँ बाप की बेटी नीतू सरोजी की बहू बनकर घर में आई तो अब बहू भी ताने मारने लगी थी। इतने सालों से लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते सरोजी का आत्मविश्वास भी बहुत कम हो गया था। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक होती थी। कभी कभी वह खुद से ही पूछ बैठती थी, क्या मैं सचमुच पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? सरोज का बचपन से ही सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक टीचर बने, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास करते ही दादी ने आगे पढ़ने से मना कर दिया। महज 18 साल की उम्र में ही उसका विवाह बड़े शहर के एक परिवार की 30 साल की लड़की से कर दिया गया। सारे सपने टूट चुके थे। जब ससुराल आई तो पाया कि पढ़ी लिखी जेठानी और स्नातक पास ननद उसे गंवार समझती थी। जब भी वह कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता कि ये कैसी देहाती भाषा में बात करती हो। जेठानी को सहेलियों से अंग्रेजी भाषा में बात करते देख फिर से पढ़ाई की इच्छा जागी और पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कहा। पति देव ने
फॉर्म भरवा दिया और 12वीं की परीक्षा भी दिलवा दी। 12वीं में पास होने के बाद मन खुश हो गया कि आगे पढ़ने को मिलेगा तो शायद अब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। सासू माँ ने आगे पढ़ने से साफ मना कर दिया कि अब घर बैठकर अपनी गृहस्थी संभालो, पढ़ने लिखने का समय अब निकल चुका है। बड़ा बेटा अमित पैदा हुआ तो 1 वर्ष के बाद छोटा बेटा रोहित भी इस दुनिया में आ गया। पति देव ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर तुम्हारे पास समय ही समय होगा, तुम अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेना। सरोज ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। पति का प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उसका सबसे बड़ा हाथ था। सबको तरक्की के आसमान पर ले जाने वाली सीढ़ी बन गई थी सरोज। उसने धीरे धीरे अपने सपनों को तो जैसे भुला ही दिया था। आज जब सरोज ने बेटी बहू के मुंह से भी अपमानजनक बातें सुनी तो उसका धीरज जवाब दे गया। अकेले में जाकर खूब रोई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को सरोज खरीदारी करने के लिए मार्केट गई तो भीड़ में से अचानक एक आवाज उसके कानों में आई। सरोज, ओ सरोज। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर सहसा बोली, रजनी। पीछे मुड़कर देखा तो रजनी ही खड़ी थी। इतने सालों बाद अपने बचपन की सहेली से मिलकर सरोज बच्चों की तरह चहक उठी। चल पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं, रजनी ने कहा। इतने सालों बाद तू यहाँ इसी शहर में मिलेगी, मुझे तो अंदाजा नहीं था। सरोज, मेरे यहाँ के गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है, सो मेरे पति ने भी यहीं पर ही अपना ट्रांसफर करवा लिया और बच्चे भी अब सेटल हो गए हैं। दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? सरोज, बहुत बड़े ख्वाब थे तुम्हारे, कहीं नौकरी कर रही हो या फिर बिजनेस? रजनी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर सरोज अचानक ठिठक गई। सोचने लगी, क्या ख्वाब भी थे मेरे? फिर याद आया, हाँ, ख्वाब तो बड़े बड़े थे मेरे इन आंखों में। सोचते सोचते आंखें आंसुओं से भर आईं और बोली, ख्वाब पूरे करने वाले पति ही अब ना रहे। रजनी 6 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। ये बात सुनकर रजनी को झटका लगा। सरोज जी आंखों से आंसू पहुँचते हुए उसके गले लग गई। कुछ देर बाद रजनी ने पूछा, तो आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा क्यों नहीं तुमने? अपनी पढ़ाई करके शिक्षिका बनना चाहती थी। मेरी शादी से पहले दादी के हिसाब से जिंदगी चलती थी। शादी के बाद सास ने चूल्हा चौका संभालने को कह दिया और अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहुओं के इशारे पर नाच रही हूँ। बहुएं नौकरी कर रही हैं तो मैं आज तक घर का चूल्हा चौका ही संभाल रही हूँ। ऊपर से अनपढ़ गवार होने का तमगा मेरे सिर पर लगा है, सो अलग। और अब तो उम्र भी बीत गई है। इस उम्र में तो पढ़ाई नहीं कर सकती। सपने पूरे ना कर पाने की वर्षों पुरानी टीस आज सरोज के आंसू के जरिए बाहर आ निकली। रजनी यह सुनकर सन्न रह गई और हैरानी से उसे देखती रही। फिर अचानक गुस्से में बोली, क्यों, अभी कौन सा समय बीत गया? क्या हुआ तेरी उम्र को? लेकिन रजनी, अपनी ख्वाब पूरा करने निकलूंगी तो सबसे पहले घर के लोग ही मुझ पर हंसेंगे और जब हंसाई होगी सो अलग। सरोज, लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, फिर तीसरे दिन भूल जाएंगे। तू लोगों की मत सोच, तू वही कर जो तुझे करना चाहती है, जो तुझे खुशी देता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं है। सरोज, अपने अंदर की उस चुलबुली और बेबाक लड़की को जगाओ जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी। तो आज भी वही सब कुछ कर सकती है जो उस समय कर सकती थी। हो सकता है पहली बार भी सफलता ना मिले, लेकिन तू हिम्मत रखकर डटे रहना, हार कभी मत मानना, सफलता तुम्हारे कदम छूएगी। रजनी ने सरोज को अपना विजिटिंग कार्ड देकर बोली, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझसे आकर मिलना।
मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लासेस का प्रबंध करवा दूंगी। सहेली की बातों ने सरोज में जैसे नई हिम्मत भर दी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। सरोज ने घर आकर घर का द्वार खोला। सामने देखा दोनों बेटे अमित और रोहित घर पहुंच चुके थे और बहू रसोई घर में खाना पका रही थी। शॉपिंग बैग को एक तरफ रखते हुए सरोज ने उसी समय बात करने की ठानी और आकर सबके साथ बैठ गई। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। अच्छा हुआ तुम सब यहीं बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दोनों बेटे सरोज जी की बात सुनकर कुछ हैरान से हुए और बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है? बहुत वर्षों से मेरे कुछ सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। माँ साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? मैंने तय कर लिया है, अब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। सरोज ने अपनी बात रखी तो सब हैरान हो गए। मंदिर के सत्संग के अलावा अब ये कौन सा नया शौक पाल लिया आपने? सासू माँ, ये भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है, कुछ तो सोचकर बोला कीजिए। बहू खींचते हुए बोली, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आज? आप ठीक तो हो माँ? बड़ा बेटा अमित गुस्से से बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये क्या तरीका हुआ बात करने का? अमित, आखिर मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे मेरे दिल में, और यदि अब मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? इसमें सही भी क्या है माँ? रोहित की आवाज आई। आप इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए निकलेंगे तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, वहाँ मेरी क्या इज्जत रहेगी? और मेरे दोस्त, वो लोग तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। ताना कसते हुए बोली, माँ जी अभी पिताजी की मृत्यु हुई है और आपका ये सब करने की सोच रही हैं, और यदि ये सब कारनामे करने ही हैं तो कहीं और जाकर कीजिए, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। बेटे बहुए अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में चलते बने। सरोज जी वहीं अकेले बैठी रह गई, लेकिन इस बार उनके मन ने बेटे बहुओं की फरमान को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि अब भी वो हमेशा की तरह ठहर गई तो अफसोस ही रह जाएगा जिंदगी में कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा ना कर पाई। अगले दिन सुबह सरोज जी ने सोच लिया कि उन्हें अपनी ख्वाब कैसे पूरी करनी है। जब सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए तो सरोज जी भी अपनी सहेली से मिलने के लिए कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर रजनी वर्मा। मन ही मन सोचने लगी, रजनी अपने आप पर कितना गर्व महसूस करती होगी। इतने में गार्ड आकर पूछने लगा, किससे मिलना है आपको? प्रिंसिपल से मिलना है, सरोज जी ने कहा। तो गार्ड उन्हें ऑफिस में ले गया। सरोज जी को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाती देख रजनी बहुत खुश हुई। सरोज जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया गया, लेकिन सरोज जी ने अपनी सहेली से कहा कि घर के हालातों के कारण वो प्रतिदिन क्लास करने नहीं आ पाएगी। तो रजनी कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन उसके बाद तुरंत चेहरे पर मुस्कुराते हुए कहने लगी, इसका भी हल है मेरे पास। जो भी विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ पाते उन्हें हम वीडियो के जरिए पढ़ाई करवा देते हैं। कल से रोज की कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल में भेज दी जाएगी। तुझे कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले दिन से ही सरोज जी ने बेटे बहुओं के जाने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई की शौकीन सरोज जी रात को भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकालती थी। दोनों बहुओं को भी कभी कभी कुछ शक भी होता था कि माँ जी ने मोबाइल फोन के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। समय समय पर रजनी ने फोन करके सरोज जी की पढ़ाई के विषय में जानकारी लेती रहती थी। पढ़ाई करते करते अब सरोज जी का आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। समय बीतने लगा, देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज सरोज जी
कुछ बेचैन सी थी क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम आना था। रसोई घर का काम करते करते सरोज जी इस बारे में सोच रही थी कि इतने में रजनी का फोन आया। सरोज, तुमने आज का अखबार पढ़ा? अरे तुमने तो कमाल कर दिया। ग्रेजुएशन की तीसरे वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। सरोज, तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, राज्य में प्रथम स्थान हासिल कर लिया। अपनी जैसी अन्य औरतों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है। सरोज जी तुरंत जाकर अखबार खरीद कर लाई। देखा, अखबार में प्रथम पेज पर उनकी फोटो के साथ हेडलाइन लगी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस उम्र में चाहे उस उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं। 50 वर्ष की सरोज देवी अखबार में अपना नाम और तस्वीर देखकर सरोज जी फूली नहीं समा रही थी। आज उनकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव आए थे वो आज से पहले कभी नहीं आए थे। सरोजी मन ही मन सोच रही थी कि अब जो वो ये बात अपने बेटे बहू को बताएंगी और अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फोटो दिखाएगी तो उन्हें एहसास होगा कि अपनी माँ को पढ़ाई करने से मना करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो लोग। आज मेरे बेटे गर्व महसूस करेंगे। शाम को सब बेटे बहू घर पर आए। सरोज ने बड़ी खुशी खुशी अखबार उनके सामने रख दिया। बड़ा बेटा अमित अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उसकी त्योरियां चढ़ गई। माँ, ये सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? पहले भी आपको यह बात समझाई थी कि ये सब नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से माँ जी फोन पर क्या कर रही हैं, तो ये गुल खिला रही थी। बहू, थोड़ा तमीज से बात करो, ये कैसा तरीका हुआ मुझसे बात करने का? सरोज जी ने विरोध जताया। बड़ी बहू, जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगती थी और दिन भर तो मुझे इसी बात की ताने दिया करती थी, और अब यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम लोग तो नौकरी पर चली जाती थी, मैं पीछे घर का सारा काम निपटा कर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अपने ये ख्वाब तो मैं बहुत पहले पूरे करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे के लिए मैं अपने ख्वाबों को भी भूल गई। तुम्हारी सफलता में ही अपनी सफलता देखी मैंने। जब तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे लगता था कि मेरी जीत हुई है। कितनी गलत थी मैं, जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपनों को भूल गई। आंसुओं से भरी आंखें भरे सरोज जी रुंधे गले से बोलने लगी, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मैं इसके आगे B.Ed की पढ़ाई भी करूंगी। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इतने पर भड़कते हुए छोटा बेटा बोला, माँ, अगर आपको ये सब काम करना है तो आप कहीं और जाकर रहिए। ये तमाशा अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स सरोज जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पहुंच गई और सरोज जी से प्रश्न पूछने लगी। इस प्रश्न के उत्तर में आप इसके बाद क्या करने का सोच रही हैं? तो सरोज जी ने कहा, मैं आगे B.Ed की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ और साथ में ही अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। रविवार था सो बेटे बहू भी घर पर थे। अपनी माँ का इंटरव्यू देते हुए देखकर मन ही मन क्रोध में उबल रही थी, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर के सामने कुछ न बोली। लेकिन जैसे ही न्यूज़ रिपोर्टर्स निकले वह अपनी माँ पर बरस पड़े। माँ, आखिर ये तमाशा कब तक चलने वाला है? बड़ा बेटा बोला। तो सरोज जी ने जवाब दिया, बस कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं। बेटे बहू हैरानी से सरोज जी की तरफ देख रहे थे कि माँ इतनी आसानी से कैसे मान गई। लेकिन अगले ही पल सरोज जी ने कहा, रात को तुम लोग कह रहे थे कि अब तुमसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहीं और जाकर रहूं। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अगर जाना ही है तो तुम लोग घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि ये घर मेरा है और 10 दिन में
इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू करने वाली हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। सरोज जी ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं आत्मनिर्भर बनकर अकेली रहूं और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। ये सुनकर बेटे बहू हैरान रह गई, लेकिन कुछ करने से असमर्थ थे क्योंकि मकान सरोज जी के नाम पर ही था। सरोज जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन मकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जा रहा था। सरोज जी गर्व भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सरोज कोचिंग सेंटर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।